नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह आज आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाऊंगा। ये मेरी वीडियो पार्ट 10 है। इससे पहले मैं आपको 9 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जिनको आप देख लें। पहली बात, जब आप 9 वीडियो को देख लेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए, इसमें जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ये एक वलय है। वलय मतलब छल्ला, रिंग है, जिसकी त्रिज्या r है। इसके अक्ष से x दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक मैं आपको जैसे इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से ये एक रिंग है, इस टाइप से, और एक बिंदु ये P है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है और ये दूरी x है। इस बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम कैसे ज्ञात करेंगे। आवेश Q, कुल आवेश Q इसमें पूरी तरह से वितरित है। Q आवेश पूरी तरह से वितरित है। R वलय की त्रिज्या है, वलय की त्रिज्या। X वलय के केंद्र से P की दूरी। अब देखिए, इसमें से हमने एक छोटा सा खंड लिया जिस पर अल्प आवेश डेल्टा Q है। डेल्टा Q के कारण P बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेंगे। इसको हम ले लेते हैं, ये O P, इसको ले लेते हैं D। तो PD इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अल्प आवेश डेल्टा Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा आपका डेल्टा E। चूंकि धन आवेश है तो यहाँ पे हटता हुआ होगा, इसको डेल्टा E लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डेल्टा Q अपॉन इस दूरी का स्क्वायर होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये जो डेल्टा E है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट डेल्टा E cos थीटा होगा, एक कंपोनेंट डेल्टा E sin थीटा होगा। इसी तरह जब हम इस खंड के कारण निकालेंगे, इस बिंदु पर P, तो डेल्टा E की दिशा इधर होगी। इसका भी एक घटक होगा डेल्टा E sin थीटा, और इसका एक घटक होगा डेल्टा E cos थीटा। जब हम पूरे के कारण निकालेंगे, संपूर्ण गोले के कारण निकालेंगे, तो डेल्टा E cos थीटा वाले घटक हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और डेल्टा E cos थीटा जुड़ जाएंगे। तो संपूर्ण वलय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय ऊर्ध्व घटक डेल्टा E sin थीटा एक दूसरे को निरस्त करेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे। और जो 36 घटक होगा वो जुड़ जाएंगे। 36 घटक जो होगा जुड़ जाएगा। तो परिणामी क्या होगा? परिणामी E इज इक्वल टू समेशन डेल्टा E cos थीटा। अब देखिए, E इज इक्वल टू समेशन
डेल्टा ई की वैल्यू ये होगी समीकरण 1 से, क्या होगा 1/4π/0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा क्यू चिन्ह आएगा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/4π/0 इंटू, इसमें जो जुड़ने वाली चीज है वो डेल्टा क्यू यहाँ पर है, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा डेल्टा क्यू अपॉन, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ आधा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई पावर 3/2 इंटू एक्स। और सिग्मा क्यू का मान होगा आपका, सिग्मा क्यू होगा टोटल क्यू, तो E इक्वल टू 1/4π/0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू एक्स। ये हमारा अंतिम रिजल्ट निकल के आया, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो इसका मतलब यह है कि E का मान x पर निर्भर कर रहा है, x का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा E का मान बढ़ता जाएगा, x का मान जैसे जैसे घटेगा E का मान घटता जाएगा। अब देखिए केंद्र पर मान कितना हुआ, केंद्र पर मान x 0 है तो E का मान 0 हो जाएगा। केंद्र पर पहले केस ले रहे हैं, वलय के केंद्र पर x इक्वल टू 0, E बराबर 0। चाहे हमारा इस पर धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। धनात्मक आवेश हो और या ऋणात्मक आवेश हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो यही होगा, सिर्फ अंतर पड़ेगा दिशा का। अगर धनात्मक आवेश है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हटती हुई होगी, अगर ये धनात्मक आवेश है, ये देखिए इस पर, तो इस बिंदु पर E की दिशा इधर की तरफ होगी। और अगर ऋणात्मक आवेश है इस तरह से, इस बिंदु पर P, तो E की दिशा इधर की तरफ होगी और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब दूसरा केस आता है, अगर वलय बहुत छोटा है, यदि x बहुत बड़ा है, वलय बहुत छोटा है, मतलब इस टाइप का है और ये दूरी बहुत है, ये x, तो उस केस में हम किसको छोड़ देंगे, हम इसको r को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा E इक्वल टू 1/4π/0 इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स क्यू, और E इक्वल टू 1/4π/0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जनरल रिजल्ट है, ये विशेष स्थितियों वाले रिजल्ट हैं। इन सभी रिजल्टों को हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने एक वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया और इनके केस निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ानी है गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय में कुछ हमारे पद आते हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, तो उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल वेक्टर, एक आता है वैद्युत फ्लक्स, घन कोण, इन चीज़ों को समझना जरूरी है, तभी हम आपका गॉस प्रमेय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी अदिश राशि को सदिश राशि में बदलने के लिए हमें क्या कराना होता है, उसमें दिशा का बोध कराना होता है। तो अब देखिए क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर। देखिए ये कोई क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, इसका मान ए, ये परिमाण, और इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में एन इकाई वेक्टर। एन क्या है? तल के लंबवत इकाई वेक्टर। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए इज इक्वल टू ए इंटू एन। ये हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा। इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा ए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्षेत्रफल को, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ए है ये, इसमें ए में इसके इकाई वेक्टर का गुणा कर दें तो वो राशि हमारी क्षेत्रफल सदिश में परिवर्तित हो जाती है। अगर इस तरह से ये हो अगर, तो क्या होगा? वृत्ताकार, ये इसकी त्रिज्या आर हो, आर, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और इस दिशा में एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि ये दिशा एक्स होगी और ये वाई होगी। तो क्षेत्रफल सदिश होगा पाई आर स्क्वायर इंटू जे। परिमाण हम जब निकालेंगे तो ए का परिमाण जो आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्षेत्रफल सदिश को पढ़ा। अब आता है कोण एवं घन कोण। ये अच्छी तरह से पढ़ समझ लीजिए, कोण एवं घन कोण। कोण एवं घन कोण, कोण एवं घन कोण। इसको समतल कोण भी कह सकते हैं, समतल कोण, एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। पहले ये चीज समझ लीजिए, कोण और घन कोण ये पूरक राशियां हैं, और इनके जो मात्रक होते हैं वो भी पूरक मात्रक होते हैं। कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, लेकिन ये हमारे पूरक मात्रक हैं। लेकिन अब हम इसमें ये देखेंगे कि घन कोण क्या होता है। तो उससे पहले घन कोण को अच्छी तरह समझने के लिए तो सबसे पहले हमें समतल कोण समझना होगा। तो देखिए, अगर हम कोई गोला लें, गोला नहीं सॉरी वृत्त लें, ये देखिए वृत्त, ये इसकी त्रिज्या आर है, और ये कोई चाप है, चाप, ये केंद्र है, ये वृत्त है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है, केंद्र पर अंतरित कोण होता है, उसको हम कहते हैं समतल कोण, ए बी। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। अर्थात थीटा बराबर चाप ए बी अपॉन आर, चाप ए बी अपॉन आर।
ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, इसका मात्रक होगा रेडियन। रेडियन, ये तो वृत्त रहा। अब मान लीजिए गोले की बात आती है, इसकी ये विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि राशि। अब देखिए एक गोला है, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, ठोस गोला, और इसके केंद्र पर ये एक क्षेत्रफल द्वारा ये कोण अंतर बन रहा है, ये कोण नंबर बन रहा है, ये कहलाता है घन कोण। घन कोण, ये ओ डेल्टा ओमेगा, और ये डेल्टा ए। तो किसी गोले में अल्प क्षेत्रफल द्वारा कोण पर अंतरित, केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब देखिए इसमें संपूर्ण चाप के द्वारा, पूरी परिधि के द्वारा हमारा कोण कितना होगा समतल, संपूर्ण परिधि के कारण अंतरित कारण समतल कोण में थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये पूरा यहां से। अब देखिए यहां पे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण, ये क्या होगा, ये होगा ओमेगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अब थोड़ा सा घन कोण को हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यही घन कोण हमें गॉस प्रमेय में जरूरत पड़ेगी सिद्ध करने के लिए। अगर ये स्थिति है, अब केवल ये भाग बना रहे ये, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ये स्थिति है, उस स्थिति में ये डेल्टा ए और ये कोण आपका थीटा बनना है, थीटा। इस स्थिति में आपका एन ये होगा,
एन यू, तब डेल्टा ए ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा, इसको डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लेना अच्छी तरह से। स्टेटेड अब इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये संबंधित है वैद्युत बल रेखाओं से। किसी परिचित क्षेत्रफल से जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो उसका वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। देखिए जैसे ये हम लेते हैं, एक क्षेत्रफल लिया हमने, ये इससे ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ये, और एक ये लिया, दूसरा लिया, इससे ये, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, इसका वैद्युत फ्लक्स कम है, क्योंकि इसमें वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकल रही है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं कम निकल रही है। अब देखिए इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इस स्थिति में ये इसी दिशा में हमारा एन है, ये परिचित क्षेत्रफल है ए, और इसी दिशा में ई, और एक स्थिति ये एन ये कौन थीटा और ये ए। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इसमें से लेते हैं क्योंकि हम आपको आगे चल के चुंबकीय फ्लक्स से बताना है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा थीटा 0 है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 और फाई ई इज इक्वल टू ई ए। इस सूत्र से हम इसको प्रकट करते हैं। अब बात आती है इसमें मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर। ये मात्रक होता है। विमीय सूत्र इसका होगा MLT -2 अपॉन 80 L²। ये हो गया MLQT -1 A -1। ये हमारा विमीय सूत्र। मुख्यतः होता क्या है वैद्युत फ्लक्स, ये क्षेत्रफल वेक्टर और एरिया वेक्टर का आदेश गुणन होता है। इसमें हम कुछ सवाल भी कराएंगे। हमने आपको ये शीट जो दी है इस तरह की, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ये इस तरह से, और
इन क्वेश्चनों पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई अवश्य कीजिए। धन्यवाद।